हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग क्लास में बताया था कि सेकेंड क्लास 3:30 से पॉलिटी ही होगा और फर्स्ट क्लास में हमने प्रियम्बल पर डिस्कस किया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रियम्बल के कुछ वर्ड हैं जो कमीशन पूछता है बार बार, उनका एक्सप्लेनेशन देना है। मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। तो वर्ड नंबर फर्स्ट, ये प्रभुत्व संपन्न, ये प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेंटी। सॉवरेंटी, संप्रभुत्व। समाजवादी, सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। और नेक्स्ट होगा गणराज्य। रिपब्लिक। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और इसी के साथ देखा जाए तो नेक्स्ट होगा अखंडता, अखंडता, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। तो इस प्रकार से देखा जाए ये वर्ड है, और भी वर्ड हम ले लें। ये होगा बंधुत्व, फ्रैटर्निटी। तो इस प्रकार से ये वर्ड हम लोग डिस्कस कर लें। ये सभी प्रियम्बल के वर्ड्स हैं और आपको जानना जरूरी है। कमीशन आपसे प्रश्न करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वर्ड है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। देखिए वर्ड जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सॉवरेंटी। सॉवरेन कंट्री वर्ड के उसी को कंट्री को कहते हैं। विश्व के उसी देश को संप्रभु देश कहते हैं जिस देश का सुप्रीम जिस देश पर वर्ल्ड के किसी कंट्री का कंट्रोल, नियंत्रण न हो। यानी दुनिया के उसी के कंट्री को सॉवरेन संप्रभु कहते हैं जो कंट्री किसी कंट्री के किसी दूसरे कंट्री के कंट्रोल में न हो। इंटरनली एंड एक्सटर्नली, किसी भी तरह से दूसरे देश के नियंत्रण में न हो। यानी इंटरनली वह देश किस तरह की व्यवस्था अपने पब्लिक के लिए देना चाहता है, जैसा चाहेगा करेगा। किसी कंट्री का एक्सटर्नली कोई प्रेशर, दबाव, कंट्रोल ना हो, और इंटरनली आंतरिक रूप से उसकी पॉलिसी, उसके नीतियों के मामले में भी किसी तरह से नियंत्रण न हो। उस देश को कहते हैं प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन कंट्री। आज इंडिया को सॉवरेन कंट्री इसलिए कहेंगे क्योंकि इंडिया का सुप्रीम पोस्ट इंडिया को सॉवरेन कंट्री इसलिए कहेंगे क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया की सरकार इंटरनली अपने कंट्री के पब्लिक के लिए किस तरह की व्यवस्था देना चाहती है, जैसा समझेगी उचित वैसा देगी, अर्थात किसी कंट्री के प्रेशर, दबाव में नहीं। एक्सटर्नली किसी कंट्री से किस तरह का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस तरह की व्यवस्था देना है, वो उसकी मर्जी, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो इस तरह से देखा जाए ये व्यवस्था उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसा चाहेगा वह व्यवस्था देगा। तो जैसा चाहेगा उस तरह की इंडिया कंट्री के द्वारा व्यवस्था।
इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या है। तो इंडिया को सॉवरेन कंट्री, भारत को संप्रभु देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनली इंडिया की गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी देना चाहती है यह वर्ल्ड के किसी कंट्री के प्रेशर, दबाव, कंट्रोल में नहीं है। जैसा हमारी भारत की सरकार चाहेगी वैसा देगी, स्वतंत्र है। और एक्सटर्नली इवेंटों में क्या कैसा करना है यह स्वयं हमारी सरकार निर्णय करेगी, हमारे प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे, यानी वर्ल्ड के किसी कंट्री प्रेशर में नहीं। दूसरी चीज, जब इस तरह की बातें आप कमीशन को बताते हैं तो सॉवरेनिटी के लिए अभी जान ली, कमीशन यह क्वेश्चन आपसे करता है कि इंडिया लंबे समय से कॉमनवेल्थ का मेंबर है, राष्ट्रमंडल का सदस्य। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर, राष्ट्रमंडल का सदस्य होने का मतलब इसके सॉवरेनिटी पर डाउट है, क्वेश्चन मार्क है। आप सीधे से बताइए कि कॉमनवेल्थ का मेंबर, राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से है, इसलिए इसके सॉवरेनिटी पर कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अगर मेंबरशिप, इसकी सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ब्रिटेन की प्रेशर, दबाव में, ब्रिटेन के कंट्रोल में होता तो माना जाता कि इंडिया के सॉवरेनिटी पर कोई डाउट है या क्वेश्चन मार्क है, बट ऐसा है नहीं, अपने मर्जी से। और अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, सॉवरेनिटी को क्लासिफाई करके भी देख लें। तो इस सॉवरेनिटी को हम लोग क्लासिफाई करके देखते हैं। संप्रभुता को हम देखें तो टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट ये कहेंगे इंटरनल सॉवरेनिटी, ये इंटरनल सॉवरेनिटी यानी आंतरिक संप्रभुता। और नेक्स्ट होगा, ये होगा एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी यानी बाह्य संप्रभुता। तो टू टाइप्स की सॉवरेनिटी की बात की गई है, यानी बाह्य संप्रभुता, ये दो प्रकार की संप्रभुता की बात की है। तो इस प्रकार से सॉवरेनिटी, संप्रभुता की जो बात होती है टू टाइप्स है, यानी इंटरनली हमारी गवर्नमेंट जिस तरह की व्यवस्था देना चाहती है देगी, किसी कंट्री के प्रेशर में नहीं। एक्सटर्नली किसी कंट्री से एग्रीमेंट करना उचित है या नहीं, इवेंटों में हमारे पक्ष में क्या बातें, उस तरह से विचार रखेंगे। आज आप देख रहे हैं प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी जी, इतनी बड़ी एक मुहिम इन्होंने विश्व स्तर पर चलाया आतंकवाद के खिलाफ, और पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के लिए उनका प्रयास था इंटरनेशनल टेररिस्ट अनाउंस करना, ताकि उन पर अंकुश लग सके और कल को मारा जा सके। जैसे जैसे मोहब्बत का आप अजहर मसूद को जानते होंगे, लगातार इनका प्रयास चलता रहा। आज एक्सटर्नली लेवल पर इवेंटों में देखा जाए तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि ये अनाउंसमेंट हो गया, और इस तरह से भविष्य में पाकिस्तान के अन्य आतंकवादियों पर भी काफी अंकुश लगने के संभावनाएं हैं। पाकिस्तान इसलिए बौखलाया है। तो अगर एक्सटर्नली हमारी इंडिया सॉवरेन नहीं होता तो चाहकर भी अपने हितों की बात, अपने राष्ट्र के हितों की बात, और जो उचित समझता वो नहीं कर पाता, इस पर कंट्रोल किसी और कंट्री का होता और फिर ये सक्षम नहीं होता। आज एक्सटर्नली भी सॉवरेन है इंडिया, इंटरनली भी, तो जो उचित समझता है ये अपनी आवाज, ये अपनी बातें, ये नहीं कि किसी के प्रेशर कंट्रोल में। इसलिए इंडिया को कहेंगे आज एक सॉवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है। और नेक्स्ट वर्ड समाजवादी, सोशलिस्ट। देखिए सोशलिस्ट समाजवादी से मीनिंग क्या होता है। सोशलिस्ट समाजवादी को डिफाइन करना है तो कम वर्ड में एग्जैक्टली हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि सोशलिस्ट समाजवाद से मीनिंग होता है वर्ल्ड के उसी कंट्री को सोशलिस्ट समाजवादी कहा जाएगा जिस कंट्री में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल। वर्ल्ड के जिस देश में, दुनिया के जिस देश में उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, वर्ल्ड के जिस किसी कंट्री में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज पर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा,
यानी उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार के नियंत्रण जिस देश में होगी उस देश की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? उस देश की व्यवस्था को कहा जाएगा सोशलिस्ट समाजवादी। फिर से एक बात सुनिए, यानी वर्ल्ड के उसी कंट्री को सोशलिस्ट समाजवादी कहा जाता है जिस देश में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, यानी उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल हो, किसी प्राइवेट बॉडी का नहीं। इस तरह की व्यवस्था जिस कंट्री में होगा उस कंट्री की व्यवस्था को कहा जाता है सोशलिस्ट समाजवादी। बस सोशलिस्ट समाजवादी को मैं क्लासिफाई करके आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से, और आप क्लियर हो लीजिए इस प्रकार से। ये सोशलिस्ट और समाजवादी की बात किया जाए तो इस प्रकार से सोशलिज्म यानी समाजवाद, और इनके टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट कहा जाएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशलिज्म ऊपर लिखा है यानी लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। और नेक्स्ट होगा, ये होगा कम्युनिस्ट सोशलिज्म। यानी साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, ये टू टाइप्स के सोशलिस्ट की बात की है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म टू टाइप्स के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या होता है, साम्यवादी समाजवाद क्या होता है। वर्ल्ड के उसी कंट्री को कम्युनिस्ट सोशलिज्म कहते हैं जिस कंट्री में सभी तरह के प्रॉपर्टी को नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत कर दिया गया हो, जिस कंट्री में कंप्लीटली प्रॉपर्टी को नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और लोगों की प्राइवेट संपत्ति, उस देश में व्यक्तियों के निजी संपत्ति का एबोलिशन कर दिया गया हो, समाप्ति कर दी गई। तो वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री जहां पर प्रॉपर्टी को नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत कर दिया गया हो और उस देश में व्यक्तियों के, नागरिकों के जो निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उनका एबोलिशन समाप्ति कर दिया गया हो, कंप्लीट प्रॉपर्टी को नेशनलाइज किया गया हो, इस तरह की व्यवस्था अगर किसी कंट्री में है तो उस व्यवस्था को कहा जाएगा ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म। यानी उस कंट्री में लोगों की प्रॉपर्टी पर्सनल कुछ नहीं होती, नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत प्राइवेट प्रॉपर्टी की एबोलिशन समाप्ति होती है और गवर्नमेंट लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं देता है। यह है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब हम लोग बातें करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसे कंट्री की व्यवस्था को कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक ऐसी सोशलिज्म है जहां पर व्यवस्था क्या है, जहां पर व्यवस्था ऐसा हो कि प्रॉपर्टी को नेशनलाइज्ड, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण तो होगा लेकिन उस देश में व्यक्तियों के, नागरिकों के पर्सनल जो प्रॉपर्टी हैं उनका भी इंपॉर्टेंस होगा, उनका भी एग्जिस्टेंस होगा, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की समाप्ति, एबोलिशन नहीं होगी। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसा समाजवाद है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होगा, यानी प्रॉपर्टी का नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकरण होगा लेकिन लोगों के व्यक्तिगत संपत्ति का भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होगा, एबोलिशन नहीं होगा। और इस तरह की व्यवस्था को कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान की जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था क्या है, तो आप यही कहेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का नेशनलाइज भी किया गया है, राष्ट्रीयकरण भी, और व्यक्तिगत जो संपत्ति है लोगों की, उनकी एबोलिशन, इनकी समाप्ति नहीं की गई है, यानी प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन भी है और लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी महत्व दिया गया है, उनका भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है। तो आपकी भारत की जो व्यवस्था है वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और इसीलिए हमारे कंट्री की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। मेरे ख्याल से किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चौकीदार अनमोल जी का जरा विचार में देख लूं। थैंक यू सर, माय प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, आई विल गॉट योर वीडियो।
अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो वीडियो आपका मिल गया, थैंक यू। मुझे भी खुशी हो रहा है कि आपको सुविधा मिल जाए, बस यही हम टीचर चाहते हैं, आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, तो ये क्या विकास जी का कुछ कहना है? सर जो पॉइंट समझाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बाद में लिखा के डाइवर्जन कर। आप ये ध्यान दीजिएगा, विशेष जी या विकास जी क्या लिखे हैं? आपका नाम शायद है विकेश जी। ध्यान दीजिए, जरूरी जो भी आपके काम लायक है वो मैं नोट्स में दिया हूं। और अब रही बात एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन किसी एंगल से विकेश जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कर रहा हूं। आपकी रिक्वायरमेंट सॉल्व होगी, आप टेंशन ना लीजिए। इसके बाद क्रिस्टोफर जी का भी विचार देख लूं। सही चल रहा है क्लास, चलिए अच्छी बात है। इस कंपनी प्राइवेटाइजेशन अफेक्ट सोशलिज्म इन इंडिया। ध्यान दीजिए, जो प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है हमारे यहां, वो आप जानते ही हैं, हमारी कंट्री कंप्लीटली कम्युनिस्ट व्यवस्था नहीं, सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक है। तो इस तरह से जो व्यवस्था हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन किए जाते हैं वो नेचर में है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कंप्लीट कम्युनिस्ट व्यवस्था होता है, तब ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं ये नहीं हो पाता। अब हम गौरव जी का विचार देख लें। सर, अगर हम सॉवरेन द टू अमेरिका, हम न्यूक्लियर टेस्ट के क्यों रोकता था? आप ये ध्यान दीजिए, सॉवरेन है, आप बताइए, सॉवरेन का ही पहचान है, वो दबदबा बनाना चाहता है, रोका, लेकिन भारत रुका? उनके कंट्रोल में भारत नहीं है। आपने देखा अटल जी के शासन में वो रोकते रह गए और पोखरण टेस्ट हो ही गया। आज भी हमारे यहां जो चाह रहे हैं हो रहा है। तो आप ये बताइए, अगर ये किसी के कंट्रोल में होते तो भारत आज इतना सारा कर जाता? अमेरिका उस समय भी बहुत रोका, बट अटल जी नहीं रोके, पोखरण टेस्ट कर दी। ये सॉवरेनिटी का पहचान है। अगर उसके रोकने में मजबूरी होता, रुक जाते, जब कहता तभी करते, उसी के इशारे पर चलते, तो माना जाता सॉवरेनिटी नहीं। लेकिन वो रोकते रह गए, दबदबा अपना बनाना चाहे, भारत उनके दबदबा डर में नहीं आया, पोखरण टेस्ट कर दिया। ये सॉवरेनिटी का ही पहचान है। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से अब कोई इस तरह से दिक्कत नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं। अगला है, यह है पंथ निरपेक्ष, इनकी बातें करते हैं। आइए देखा जाए पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो हम लोग अब बातें करते हैं पंथ निरपेक्ष क्या होता है। देखिए, पंथ निरपेक्ष समझाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो पंथ निरपेक्ष बहुत इजीली समझेंगे धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। देखिए, इंडिया को आज धर्मनिरपेक्ष कंट्री कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को जिसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, वर्ल्ड के उसी कंट्री को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है जिस कंट्री का सुप्रीम जो है, जिस कंट्री की व्यवस्था जो है, वर्ल्ड के उसी कंट्री को धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा जिस कंट्री के शासन में, जिस कंट्री के शासन में, रूल में व्यवस्था क्या हो, न ही किसी रिलीजन के पब्लिक को इंसल्ट, अपमानित करना, और न ही किसी अदर रिलीजन के पब्लिक को एक्सट्रीम पर इंपॉर्टेंस देना। अगर इस तरह की व्यवस्था है, फिर से समझिए, दुनिया के उसी देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं जिस देश में व्यवस्था क्या हो, जिस देश में व्यवस्था हो कि किसी धर्म के लोगों को अननेसेसरी, एक्सट्रीम पर आत्यंतिक महत्व न दिया जाता हो, और न ही शासन के द्वारा किसी दूसरे धर्म के लोगों को इंसल्ट, अपमानित किया जाता हो, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के साथ उस देश के सरकार द्वारा व्यवहार कैसा हो, एक समान, इक्वल हो, और उस देश के शासन में किसी धर्म का इंटरफेयर, हस्तक्षेप न हो, और उस देश के शासन में स्वयं का अपना कोई रिलीजन ही न हो। इस तरह की व्यवस्था वर्ल्ड के किसी कंट्री में अगर है तो उस कंट्री की व्यवस्था को कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। भारत को आज धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत शासन नहीं अपनी कंट्री में रहने वाले किसी धर्म के लोगों को इंसल्ट, अपमानित करता है, और न ही किसी दूसरे धर्म के लोगों को एक्सट्रीम पर इंपॉर्टेंस, महत्व देता है, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के साथ भारत शासन एक समान व्यवहार करता है, इक्वल बिहेव करता है, और भारत के शासन कार्यों में किसी धर्म का हस्तक्षेप, इंटरफेयर भी नहीं होता, और भारत का स्वयं का अपना कोई धर्म भी नहीं है। इसलिए भारत को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट।
तो मेरे ख्याल से भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा पंथ निरपेक्ष क्या होता है, इसको समझा जाए। देखिए, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उन सभी के संदर्भ में देखें, वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन है उन सभी के संदर्भ में देखें, दुनिया के जितने भी देश हैं सो भी अनेक धर्म के लोग होते हैं। तो दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं, सभी रिलीजन सभी धर्मों में पंथ पाए जाते हैं। आपने सुना होगा शिया, शिया अपने आप में रिलीजन नहीं है, रिलीजन का नेम है इस्लाम मुस्लिम। सुन्नी आपने सुना होगा, सुन्नी भी अपने आप में रिलीजन नहीं है, रिलीजन का नाम है क्या, इस्लाम मुस्लिम। तो शिया एंड सुन्नी ये इस्लाम रिलीजन मुस्लिम धर्म के ही पंथ है, पार्ट है, हिस्सा है, सेक्ट है। उसी प्रकार से आपने नेम सुना होगा कैथोलिक, प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट क्रिश्चियन रिलीजन का एक पंथ है और कैथोलिक भी ईसाई धर्म क्रिश्चियन रिलीजन का एक पंथ है। तो शिया, सुन्नी और इसी तरह से कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट ये अपने आप में रिलीजन नहीं है, किसी रिलीजन के पंथ है, पार्ट है, ब्रांच है, हिस्सा है। तो इस प्रकार से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो नहीं किसी पंथ के लोगों को इंसल्ट, अपमानित करती है और नहीं किसी दूसरे देश, दूसरे पंथ के लोगों को एक्सट्रीम पर आत्यंतिक महत्व देती है, बिल्कुल नहीं। भारत शासन में सभी पंथों के साथ एक समान व्यवहार करने की व्यवस्था है और भारत का स्वयं का अपना कोई पंथ भी नहीं है और भारत के कार्यों में किसी पंथ का इंटरफेयर, हस्तक्षेप भी नहीं है। इसलिए भारत को कहते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। अब समझ गए होंगे। तो भारत न सिर्फ धर्म निरपेक्ष, पंथों के मामलों में भी निरपेक्षता है और इसलिए भारत को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों। ये भारत दुनिया का माना जाना देश। और इस प्रकार से पिंकेश जी की थोड़ी बातें देख लें। किसी धर्म का परवी नहीं करना ही पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष क्या होता है मैं डिटेल बता चुका हूं, रिंकेश जी आप लोग समझ गए होंगे। यानी किसी पंथ के साथ भेदभाव न हो और साथ साथ अपने भारत राज्य का कार्यों में कोई पंथ का हस्तक्षेप न हो। भारत का स्वयं भी कोई धर्म नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष। इस प्रकार से औरों का भी थोड़ा कमेंट देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। रिंकेश जी कह रहे हैं कि लेकिन सर सिख धर्म को हथियार कृपाण करने का विधि, आप ये ध्यान दीजिए रिंकेश जी, चिंता मत कीजिए, मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, ये मुद्दे उठाऊंगा। यानी सिख एक ऐसा पंथ है, हिंदू धर्म का एक पंथ है, अपने आप में हालांकि परंपरागत रिलीजन माना गया है। तो सिख धर्म के लोगों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 में ये फ्रीडम है कि वो असेंबल कर सकते हैं कृपाण के साथ। जो पीसफुली एक्सप्रेशन और पीसफुली असेंबल की बात है उसमें कहा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स में डिटेल डिस्कस करूंगा, डोंट माइंड, कोई चिंता नहीं करना है। इसी तरह से रिंकेश जी फिर कह रहे हैं कि सर शिया को पंथ कह सकते हैं। अभी तो मैंने बताया शिया सुन्नी पंथ है, ये रिलीजन नहीं, रिलीजन मुस्लिम है। तो सभी के विचार मैंने देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वर्ड होगा, ये होगा रिपब्लिक, क्या कहते हैं, लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक क्या होता है, आइए समझा जाए डेमोक्रेसी को। ये वर्ड है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी दो वर्ड के मिलने से बना है, यह है डिमोस। तो वर्ड है डिमोस और नेक्स्ट वर्ड ये होता है क्रेटोस। दो वर्ड है। डिमोस का मतलब होता है, ये वर्ड है डिमोस, डिमोस का मतलब होता है पब्लिक यानी जनता। तो डिमोस का मतलब है पब्लिक यानी जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल यानी शासन। तो ये दो वर्ड के संयोग से बना है डिमोस और क्रेटोस। तो डिमोस का मतलब होता है पब्लिक और क्रेटोस का मतलब होता है रूल, शासन। यानी दो शब्दों के संयोग से बना है डेमोक्रेसी, डिमोस और क्रेटोस। और डिमोस का मीनिंग पब्लिक, क्रेटोस का मतलब रूल। तो आप लोग स्वयं ही समझ गए होंगे, यानी जनता का शासन। डिमोस का मतलब पब्लिक, क्रेटोस का मतलब रूल यानी पब्लिक का रूल।
ये है डेमोक्रेसी। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा, और क्लियर करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, डेमोक्रेसी का एक ऐसा डिफिनेशन मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा जो वर्ड का आइडियल डिफिनेशन माना गया। तो आइए, जो दुनिया का आदर्श परिभाषा है उस पर हम लोग बातें करते हैं। तो रिंकेश कुमार जी कुछ कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र मीन्स जनता के पास पावर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता का शासन को ही डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहते हैं। काफी समझदार हैं भाई आप लोग, ठीक है। हर्ष का भी कुछ कहना है, ये भी देख लें। ये भी कुछ कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, मिज्ञा सर मॉर्निंग का वीडियो, थैंक यू। अच्छा, मिल गया, चलिए अच्छी बात है हर्ष जी, आपको भी मिल गया मॉर्निंग का वीडियो, तो अच्छी बात है। देखिए, आप लोगों को जितना जल्दी असुविधाएं दूर हो, सुविधाएं प्राप्त हो, हम सभी को बड़ी खुशी हुई, हम सभी टीचर को, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम, टेंशन होता है कि हम लोगों को पढ़ाने का क्या मतलब। जो हमारे स्टूडेंट को दिक्कत हो वीडियो देखने में, सुनने में, तो तकलीफ होता है। जितना जल्दी सॉल्व हो जाए अच्छी बात है। आइए, जयप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं कि सर प्रियम्बल यूएसए से लिया गया है या सिर्फ प्रियम्बल के वर्ड। देखिए, प्रियम्बल की वर्डिंग से जो बात है वहां पर यह बात होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो उससे यह वर्डिंग भी हो गया। अगर यह पूछा गया प्रियम्बल कहां से, तो वहां से शुरुआत ही यह बात है, इसलिए माना गया है यूएसए। लेकिन यह पूछा गया मेन थीम ऑफ प्रियम्बल, तब यूएसए नहीं, तब ऑस्ट्रेलिया। सिंपली पूछा गया प्रियम्बल कहां से, तो यूएसए, या वर्डिंग पूछा गया तो यूएसए। लेकिन थीम, विशेषता पूछा गया तो प्रियम्बल नहीं, तब ऑस्ट्रेलिया। अब समझ गए होंगे जयप्रकाश। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे। यूएसए के एक माने जाने पॉलिटिशियन की बात मैं बताना चाहूंगा, जिसकी दी गई डिफिनेशन आइडियल डिफिनेशन यानी आदर्श परिभाषा बन गया। और यूएसए के उस माने जाने शख्सियत जो बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म लिए, नाम आप शायद समझ गए होंगे। नाम था उनका बचपन का अब्राहम। अब्राहम एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए। उनके पापा, उनके पिताजी मजदूर हुआ करते थे, लेकिन उनके पापा ये पूरे दिल से चाहते थे कि मैं अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखकर बड़ा आदमी बनाऊं। सोचा उन्होंने कि मैं यही कमजोरी रहा जो मैं एक मजदूर रहा, लेकिन मेरा बेटा इतना पढ़ लिख ले जो समाज में समझदार, एक अच्छा इंसान बने, बड़े पद पर जाए। इसी विचार के साथ एक मजदूर अब्राहम के पापा जितना भी मजदूरी मेहनत करते थे, लेकिन हमेशा सोचते थे कि इस मजबूरी में भी अपने बेटे को पढ़ाएंगे। तो मजबूरी में रहते हुए बेटे को स्कूल में एडमिशन, दाखिला दिला दी। लेकिन अब्राहम के पापा बहुत गरीब थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी रिसोर्सेज, संसाधन चाहिए उपलब्ध नहीं करा पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, रिसोर्सेज से मतलब आप समझ ही रहे हैं, आप स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अनेक बुक चाहिए, पेन, कॉपी, बहुत सारा। तो सैकड़ों हजारों की आज आपको बुक खरीदने होते हैं और बहुत सारे संसाधन, कॉपी, पेन, बहुत सारे, तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ स्कूल में एडमिशन सफिशिएंट नहीं। तो इस तरह से नहीं दे पाते थे रिसोर्सेज। अब्राहम क्या करते थे, मान लीजिए कोई बगल में स्टूडेंट उनके बैठ रहा है, लगातार 10 दिन 15 दिन एक साथ बैठे, एक साथ स्कूल से निकलना जाना, फ्रेंडशिप हो गया। तो अब्राहम ने अपने बगल के स्टूडेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्टली माना कि कहा कि दिनेश प्लीज ये बुक हमको, जो भी सब्जेक्ट का बुक हो, ग्रामर हो, मैथ हो, जीएस का बुक हो, हमको 20 दिन के लिए दे दीजिए। दिनेश हमारे पास नहीं है, हमको अगर आप 20 दिन के लिए दे देते, 20 डेज के लिए, तो मैं भी थोड़ा पढ़ लेता। दिनेश ने तुरंत कहे कि अब्राहम हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, हम लोग मित्र हैं, अरे 20 दिन क्या, 1 महीने के लिए ले जाओ, हम दूसरा सब्जेक्ट तब तक पढ़ेंगे। अब्राहम खुशी के साथ ले गए। लेकिन अब्राहम घर ले गए तो ये समझ गए कि शायद 1 साल जो ये ड्यूरेशन है पढ़ाई का, फिर एग्जाम है, ये 1 वर्ष के ड्यूरेशन में हमारे लाइफ में दोबारा ये बुक मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमको किसी न किसी मांग के पढ़ना है, और नहीं है तो एक ही बुक किसी स्टूडेंट से बार बार कैसे मांग सकते, हमको तो दूसरे सब्जेक्ट का भी मांगना है। तो इसलिए सोचा कि 20 दिन के लिए हमारे लाइफ में ये बुक है। रात दिन एक करके चाट गए, पूरी स्टडी, एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ स्टडी लर्न कर ली। और देखिए, जिसके पास बुक है, सारी रिसोर्सेज, वो स्टूडेंट क्या सोच रहा है, अभी तो 8 महीना एग्जाम है, पढ़ लेंगे। 6 महीना आ गया, चलो पढ़ लेंगे, हमारे पास तो बुक है। 4 महीना आ गया, चलो पढ़ लेंगे, तब तक 1 महीना आ गया, 15 दिन आ गया, अब उसको प्रेशर हो गया, पढ़ें तो क्या क्या पढ़ें, सब तो अधूरा है। तो बुक्स रहते वो स्टूडेंट, पता चला 3rd डिवीजन पास होगा,
या फेल हो गया, और जिसके पास अभाव है, नहीं है बुक, वो रैंकर हो गया। क्यों? बस इसलिए कि हमारे पास नहीं है, इतने दिन के लिए बुक से पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ। यही सब कारण थे। धीरे धीरे अब्राहम की लाइफ इस तरह से गुजरी। अब्राहम के लाइफ में ऐसा भी रहा, सुबह अगर खाना मिल गया तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को मिल गया तो सुबह ठिकाना नहीं, ये हालात थे। लेकिन अब्राहम काफी जुनून के साथ पॉलिटिक्स में उतरे। आप शायद जानते होंगे, अब्राहम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कई बार हारे भी, लेकिन इलेक्शन हारे, चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे, पूरे उम्मीद से बार बार इलेक्शन लड़ते रहे। हालात ये रहे कि अब्राहम प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए, यूएसए जैसे कंट्री के प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन एक बार नहीं, लगातार 2 बार। और आप जानते होंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, एक ही व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं होगा। शायद यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने की बात होती तो यूएसए में अब्राहम लिंकन इतने पॉपुलर हो चुके थे, शायद आगे कितने बार लगातार प्रेसिडेंट होते, बट वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम 2 टाइम। इस प्रकार से वही एक यूएसए के बड़े नेता, एक बड़े हस्ती हो चुके थे अब्राहम लिंकन। एक यूएसए में गेटिसबर्ग नामक प्लेस है, उसी प्लेस पर मंच लगा था और बड़े बड़े लीडर इकट्ठा थे। वहां से लीडर के मंच पर से भाषण चल रहे थे। अब्राहम को जब स्पीच भाषण देने का मौका आया तो अब्राहम ने डेमोक्रेसी वर्ड को डिफाइन किया। अब्राहम अपने डिफिनेशन में बोले थे, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जिस पर जनता का शासन हो, उसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और अब्राहम लिंकन का यह दिया गया डिफिनेशन, परिभाषा, एक आइडियल परिभाषा, दुनिया के लिए आदर्श परिभाषा बन गया। और इस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने माना है कि हमारे जीवन में जो अभाव रहा, अभावग्रस्त हमारा जीवन ही हमारे लिए आगे बढ़ने का ब्रह्मास्त्र रहा। अर्थात अब्राहम का थिंकिंग पॉजिटिव था, उस अभाव को भी अपने जीवन के विकास में उचित मानते हैं, अभाव को वरदान मानते हैं, अभिशाप नहीं। और हमेशा आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर मजबूरियों को वरदान मानता है, हर खराब परिस्थिति को भी वरदान मानता है ईश्वर का, उससे कभी भी अभिशाप नहीं मानता। जब भी कोई व्यक्ति निगेटिव ही सिर्फ सोचेगा, पॉजिटिव नहीं, हर परिस्थिति को अगर बद्दुआ मानता है, अभिशाप मानता है, तो जीवन में वो बढ़ नहीं पाता है, अपने उसी थिंकिंग, उसी सोच के दर्द में पड़ा रहता है, बद्दुआएं बद्दुआएं बस। तो इस तरह से देखा था, ये था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और इसके बाद हम लोग बातें करेंगे, नेक्स्ट होगा रिपब्लिक। आइए देखा जाए रिपब्लिक क्या होता है। देखिए, रिपब्लिक को समझने के लिए मैं आपको ये पॉलिटी की बात कर रहा हूं। पॉलिटी देखा जाए तो वर्ड में राज व्यवस्था, पॉलिटी 2 टाइप्स की होती है। राज व्यवस्था देखा जाए तो मेनली 2 टाइप्स। किस प्रकार से? ये होता है, ये फर्स्ट होता है रिपब्लिक, यानी हिंदी में आप कहेंगे गणतंत्रात्मक। और नेक्स्ट होता है, ये क्या है? नेक्स्ट होता है, इसको कहेंगे मोनार्की, यानी राजशाही। ये 2 टाइप्स। और देखा जाए ये 2 टाइप्स की जो व्यवस्था है, रिपब्लिक एंड मोनार्की, इनको समझा जाए। वर्ल्ड के उसी कंट्री को रिपब्लिक गणतंत्रात्मक कहते हैं, दुनिया के उसी देश को रिपब्लिक गणतंत्रात्मक कहते हैं जिस कंट्री का सुप्रीम पोस्ट, जिस देश का सबसे बड़ा पद निर्वाचित हो। तो वर्ल्ड के उसी कंट्री को रिपब्लिक गणतंत्रात्मक कहते हैं जिस कंट्री का सुप्रीम पोस्ट इलेक्टेड, निर्वाचित हो। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से भारत को रिपब्लिक इसलिए कहते हैं, भारत को गणतंत्रात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत का सुप्रीम पोस्ट राष्ट्रपति इलेक्टेड, निर्वाचित होता है। और इसी कारण से भारत को कहते हैं रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक, यही कारण। और एक चीज ध्यान रखिए, 4 साल पहले सीडीएस में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि रिपब्लिक गणतंत्रात्मक होने के भारत के क्या कारण है। एबीसीडी 4 ऑप्शन जो दिया था, उसमें द बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन था, दिया था इंडिया का सुप्रीम पोस्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड, निर्वाचित होता है। और यही रीजन था भारत के
रिपब्लिक होने का सबसे बढ़िया ऑप्शन यही था। वर्ल्ड के उस कंट्री को कहते हैं, वर्ल्ड के उस कंट्री को कहते हैं मोनार्की जिस कंट्री का सुप्रीम पोस्ट इलेक्टेड ना हो, हेरिडिटरी आनुवंशिक हो। तो दुनिया के ऐसे ही देश को कहते हैं क्या? मोनार्की, राजशाही, जिस कंट्री का सुप्रीम पोस्ट इलेक्टेड निर्वाचित ना हो। आप ये समझ गए होंगे। तो ये है रिपब्लिक। फिर से मैं बता दूं, रिपब्लिक उसी कंट्री को कहते हैं जिसमें सुप्रीम पोस्ट निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो। भारत का सुप्रीम पोस्ट राष्ट्रपति होता है और इलेक्टेड निर्वाचित है, इसलिए इसको कहेंगे इंडिया को रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक। और इस प्रकार से ये ब्रिटेन लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाए रखा, लेकिन आप जानते होंगे ब्रिटेन का सुप्रीम पोस्ट उस समय और आज भी हेरिडिटरी है, आनुवंशिक, आज भी और उस समय, यानी राजा और रानी। इस कारण से ब्रिटेन को आज भी ये रिपब्लिक होने का स्टेटस नहीं है। तो आप समझ गए होंगे रिपब्लिक मीन्स संविधान होगा। वाह, नहीं भाई, रिपब्लिक का मीनिंग सुप्रीम पोस्ट इलेक्टेड हो। रिंकेश, मैंने अभी बताया संविधान तो ब्रिटेन में भी है बट रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक उसी को कहेंगे जिस कंट्री का सुप्रीम पोस्ट इलेक्टेड हो। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंट्री की व्यवस्था को रिपब्लिक नहीं कहेंगे। तो सुदर्शन ने दिया है इज रियली प्रेसिडेंट पोजीशन रिक्वायर्ड इन। आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है, सुदर्शन क्या कहना चाहते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे रिपब्लिक के बाद इंटीग्रिटी। आइए देखा जाए इंटीग्रिटी क्या होता है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट है, इसमें इंटीग्रिटी की बात क्लियर होती है। आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यूनियन की बात है। और इंडिया यूनियन की जो बात की गई है, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं किसी को भी इंडिया यूनियन से सेपरेट होने का राइट नहीं। और इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट राज्य हैं, उन पर कंट्रोल इंडिया यूनियन का होता है। इंडिया यूनियन से किसी भी स्टेट को सेपरेट, अलग, पृथक होने का अधिकार नहीं है। ये इंटीग्रिटी का पहचान है। और इसी के साथ अब हम लोग देखें फ्रेटरनिटी, बंधुत्व क्या होता है, भाईचारा क्या होता है। आइए देखा जाए फ्रेटरनिटी, बंधुत्व क्या चीज होता है। फ्रेटरनिटी की बात किया जाए तो इस प्रकार से हम लोग बातें करेंगे फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। देखिए फ्रेटर्निटी बंधुत्व से मीनिंग होता है भाईचारा, बंधुत्व, भाईचारा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारे को बहुत महत्व दिया गया है। यह महत्व किस प्रकार से दिया गया है समझिएगा। भाईचारे, बंधुत्व की जो बात की गई है इस प्रकार से, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 51, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। समझेंगे। देखिए जयप्रकाश जी का कहना है कि सर निर्वाचन और मनोनीत में क्या अंतर है, समझेंगे। देखिए निर्वाचन आप जानते ही होंगे, उसमें मतदान की व्यवस्था दी गई है और मनोनीत में मत देने की व्यवस्था नहीं होती। कुछ विशेष ग्राउंड होता है जिस ग्राउंड पर किसी विशेष पोस्ट, किसी विशेष पदाधिकारी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरह से मनोनीत जो व्यवस्था है उसमें मत देने की व्यवस्था नहीं होती। किसी विशेष ग्राउंड, किसी विशेष आधार पर उस पद के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं सिग्नेचर के द्वारा। लेकिन निर्वाचन जो होता है किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, वो मनोनीत की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसमें मतदान की व्यवस्था शामिल है और किसी विशेष ग्राउंड पर नहीं है, बस सिर्फ उसका जीतने हारने की बात जो आधारित होगी वो मत पर होगी। तो इस तरह से कहेंगे निर्वाचन एक मतदान प्रक्रिया के थ्रू संपन्न प्रोसेस है, जबकि मनोनीत की व्यवस्था किया जाए तो इस तरह से मतदान व्यवस्था नहीं होता, उसमें किसी विशेष ग्राउंड पर किसी विशेष पोस्ट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एक बड़ा डिफरेंस है। और इस प्रकार से देखा जाए रिंकेश का भी विचार, आपस में भी चारा बना
आपस में भाईचारा बना के रखे, बंधुत्व। चलिए अच्छी बात है रिंकेश जी। और इस तरह से आप लोगों का और भी देख लें, नॉर्थ कोरिया इज मोनार्की, ठीक है। आप क्या सुदर्शन, इज रियली प्रेसिडेंट पोजीशन रिक्वायर्ड इन वाई नॉट प्लेस। सुदर्शन जी आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है। और ये है दक्ष, कुछ लिखे हैं, इनका विचार देख लें। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमिटी गठन किया गया था, तो कमिटी की नंबर 8 था या मोर देन। ये ध्यान दीजिए कमिटी किस तरह की कमिटी का है, यानी टेम्पोररी कमिटी, एडहॉक कमिटी की संख्या 15 थी, ठीक है। परमानेंट कमिटी की संख्या 8 थी। आप समझ गए होंगे तो किस तरह की कमिटी का है आप समझ सकते हैं। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे फ्रैटर्निटी, भाईचारा। देखिए फ्रैटर्निटी भाईचारे की बात हमारे संविधान में मिलता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रैटर्निटी भाईचारे को बहुत महत्व दिया गया। इस बात का सबूत कैसे मिलता है इनको समझिएगा। भाईचारे बंधुत्व का सबूत एविडेंस मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक आर्टिकल है 51 इसी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 51 के पार्ट फर्स्ट में कहा गया है, 51 पार्ट फर्स्ट में कहा गया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई। और समझेंगे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो बात की गई है, ये ध्यान देंगे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बात की गई है, इससे प्रूफ होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था किए हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो व्यवस्था की है, इससे प्रूफ होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वसुधैव कुटुंबकम को मैसेज देता है। यानी हमारा संविधान पूरे विश्व को परिवार मानता है। इंडिया के सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी ने, सिर्फ इंडिया तक के शांति सुरक्षा की बात हमारा संविधान नहीं कहता, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 51 के नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि दो कंट्री में अगर वार लड़ाई हो रहे तो इंडिया की जिम्मेदारी यह नहीं होता कि ये कंट्री को मदद करके लड़ाई बढ़ाना, बल्कि क्या करना, तटस्थ होकर प्रयास करे दोनों में लड़ाई ही ना। नेक्स्ट कहा गया है 51 के नेक्स्ट पार्ट में कि इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी संगठन है, उनके जो भी स्टैंडर्ड, मानक, रूल, रेगुलेशन है, सभी को फॉलो करना चाहिए। इससे भी समझिएगा हमारे संविधान में व्यवस्था जो दिया गया है, इंटरनेशनल जो भी मानक संगठन ऐसे हैं जैसे WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक, इवेनो, यूनिसेफ, जो भी हैं विश्व में भलाई के लिए, लोगों के लिए, कोई हेल्थ के लिए, कोई मुद्रा के लिए, कोई इस तरह से शांति सुरक्षा के लिए, मतलब कुछ न कुछ समाज के भलाई के लिए, पूरे विश्व समाज के भलाई के लिए ये संगठन बने हुए। और उनके रूल रेगुलेशन जो भी हैं, अगर दुनिया के सारे देश फॉलो करें तो आपस में कभी डिस्प्यूट, विवाद हो ही नहीं सकता। तो आपके संविधान के अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में अनेक पार्ट में, इन सभी पार्ट भाग में जो बातें की गई है, इससे यह मैसेज मिलता है कि भारत का संविधान पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। यानी भाईचारे, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व की जो बात है, नैरो थिंकिंग हमारे संविधान का नहीं है, पूरे विश्व में भाईचारे का मैसेज देता है, पूरे विश्व में वर्ल्ड को फ्रैटर्निटी का मैसेज देता है और पूरे विश्व की शांति सुरक्षा की बात हमारे संविधान में की गई है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मैसेज देता है। ये आइडियल बातें हमारे संविधान में, और इस तरह से भारत प्रयास भी करता है फॉलो करने। आपके सामने सबूत है। आप ये बताइए, वर्ल्ड में दो शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थे, दो ऑर्गेनाइजेशन शक्तिशाली, पावरफुल, कौन? नाटो। और नाटो के साथ कई पावरफुल कंट्री ऑर्गेनाइज थे। नाटो का हेड था USA और दूसरा कौन? वार्सा संधि। वार्सा संधि जो कंट्री, उसका हेड था रशिया, USSR। हमारा क्लोज फ्रेंड USSR रशिया रहा है, लेकिन भारत ना नाटो का मेंबरशिप लिया, ना अपने फ्रेंड कंट्री यानी रशिया वाले ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबरशिप नहीं लिया। एक तरफ रशिया से फ्रेंडशिप, दोस्ती, और दूसरी तरफ क्या रहा?
तटस्थ रहा, उस ऑर्गेनाइजेशन से गुट निरपेक्ष रहा। इससे प्रूफ होता है कि भारत अपने दोस्ती को भी महत्व दिया और अपने सिद्धांत गुट निरपेक्षता को भी दलगत बातें नहीं और गुटबाजी नहीं, यानी अमन चैन का पक्षधर है, इस तरह से लड़ाई बढ़ाने के पक्ष में नहीं। ये मैसेज मिलता है, ये बंधुत्व भाईचारा की बात मिलता है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं, प्रियम्बल से संबंधित सारी बातें हो गई, हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये होगा यूनियन एंड इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, संघ और इसके राज्य क्षेत्र नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर बातें हम लोग करेंगे। देखिए, संघ और इसके राज्य क्षेत्र व्यवस्था आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में व्यवस्था आर्टिकल फर्स्ट टू 4 होते हैं, यानी भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक व्यवस्था दी गई। तो अब प्रियम्बल टॉपिक कंप्लीट हो गया, हम लोग बातें करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले आप सभी को मैं इंडिया यूनियन का पहचान परिचय देना चाहूंगा। वर्ल्ड के यूनियन की बात किया जाए तो अनेक ऐसे यूनियन है जिससे हमारा इंडिया अपने आप में यूनिक यूनियन के रूप में दिखता है। और आप सोच रहे होंगे कैसे यूनिक, ये बात मैं पहचान कराऊंगा। इंडिया का यूनियन है, वहां व्यवस्था यूएसए का यूनियन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का यूनियन, उनकी पहचान करा रहे हैं। वहां व्यवस्था क्या है? वहां व्यवस्था यह है कि यूएसए का कोई भी स्टेट यूएस यूनियन में कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी भी तरह से। लेकिन यूएस यूनियन को क्या है, किसी भी स्टेट का नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना है और उस रिलेटेड स्टेट की एक्सेप्टेंस, सहमति नहीं है, तो यूएस यूनियन उस स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। यानी जिस स्टेट में कोई चेंजिंग, परिवर्तन करना है, उस रिलेटेड स्टेट, उस संबंधित राज्य की सरकार की सहमति, एक्सेप्टेंस चाहिए, तभी यूएसए का यूनियन, यूएसए का संघ कोई चेंजिंग, परिवर्तन कर सकता है। तो आइए देखा जाए हम लोग इंडिया का यूनियन। इंडियन यूनियन में क्या व्यवस्था है? इंडिया का कोई भी स्टेट इंडिया यूनियन में कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया यूनियन को जो पावर है, किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है, किसी स्टेट की एरिया चेंज करनी है, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, न्यू स्टेट फॉर्मेशन किसी भी तरह से, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्टेट का नेम या एरिया, बाउंड्री जो चेंज करनी है, उस रिलेटेड स्टेट की एक्सेप्टेंस, सहमति की जरूरत नहीं है। वह राज्य, जिस राज्य का नाम बदलना है, एरिया, बाउंड्री, और उस राज्य के सरकार की सहमति, एक्सेप्टेंस नहीं है, तभी भी पावर है यूनियन को, उस स्टेट का नेम चेंज कर देगा, उस स्टेट की एरिया, बाउंड्री सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर देगा, जबकि उस स्टेट गवर्नमेंट, उस राज्य सरकार की एक्सेप्टेंस, सहमति नहीं है, तब भी कर देगा। तो आपको मैंने कंपेयर करके सुनाया, यूएस यूनियन में बताया कि यूएसए में किसी स्टेट का नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना है और उस रिलेटेड स्टेट की सहमति, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में यूएसए का यूनियन यूएसए के उस किसी राज्य में परिवर्तन नहीं कर सकता। जबकि हमारे यहां राज्य नहीं चाहता है, विरोध भी कर रहा है, तब भी इंडिया यूनियन ऐसा कर देगा। तो आप समझ सकते हैं इंडिया का यूनियन और वर्ल्ड के एक सुपर पावर कंट्री यूएस यूनियन से मैंने कंपेयर किया। वहां की कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन में बहुत सारे डिफरेंस है। तो ये नहीं समझना है कि यूनियन सेम है, बिल्कुल नहीं, क्लियर रहिए, हमारा यूनियन अपने आप में यूनिक है। और एक चीज यहां पर देख लें, ये इंस्पेक्टर चिंगम का कुछ कहना है, ये दे रहे हैं 1 शेड्यूल में, क्या दे रहे हैं? आर्टिकल फर्स्ट कौन सी शेड्यूल में आता है? फर्स्ट में। भाई बिल्कुल सही लिखे हैं, बहुत अच्छे विद्वान है भाई। इंस्पेक्टर क्या लिख रहे हैं? इंस्पेक्टर चिंगम, बहुत अच्छा नाम है आपका। और उसके बाद मोनिक भी कुछ लिख रहे हैं, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी कंट्री का एग्जाम्पल क्या है सर? समझ लीजिए,
डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल तो मैं बता ही चुका हूं, इंडिया। और ध्यान दीजिए, कम्युनिस्ट की बात किया जाए तो कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करता है कि वर्ल्ड का कौन सा कंट्री है जो कंप्लीटली पूर्णतः कम्युनिस्ट व्यवस्था है। समझिएगा, तो वर्ल्ड का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कंप्लीटली पूर्णतः कम्युनिस्ट व्यवस्था है। कम्युनिस्ट के लिए मैंने बोला था कंप्लीटली उसी को कहेंगे जहां पर व्यवस्था क्या हो, प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया हो, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल ना हो। हर तरह के प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों का जो है उसका भी नेशनलाइज कर दिया गया हो, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबोलिशन कर दिया जाता है, समाप्ति कर दी जाती है। प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है, नेशनलाइज्ड। और डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहां पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में नेशनलाइजेशन प्रॉपर्टी का होगा, राष्ट्रीयकरण होगा, लेकिन लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी एग्जिस्टेंस होगा, अस्तित्व, महत्व होगा, दोनों का महत्व। तो वर्ल्ड के कम्युनिस्ट वाले जो व्यवस्था है वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, यानी सभी तरह के प्रॉपर्टी का राष्ट्रीयकरण होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबोलिशन, अंत कर दिया जाता है। तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां कंप्लीटली कम्युनिस्ट व्यवस्था। हर जगह जहां भी है पार्शियल है, जैसे रसिया, चाइना, हंगरी, रोमानिया, जहां भी है पार्शियल, आंशिक है। इस सिद्धांत के, समाजवादी सिद्धांत के बहुत बड़े थिंकर्स माने जाते थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पूरे विश्व में समाजवाद लाना चाहते थे, एक कम्युनिस्ट व्यवस्था, साम्यवादी, लेकिन अंतिम सांस ले लिए संघर्ष करते हुए और दुनिया में कहीं भी कंप्लीटली नहीं कर पाए, जहां हुआ भी पार्शियली। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, कम्युनिस्ट जहां भी है कंप्लीटली नहीं, पार्शियली है। और मैंने एग्जांपल दिया ही, जैसे चाइना, रसिया, हंगरी, रोमानिया। डेमोक्रेटिक एग्जांपल देख ही रहे हैं, एक तरफ से आपको मिलेंगे इंडिया है, यूएसए है, अनेक कंट्री है। समझ गए होंगे, सभी का हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट हम लोग बातें जो करेंगे, इंडिया यूनियन की बात हो गई और वर्ल्ड के यूनियन यूएसए से मैंने कंपेयर किया। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस तरह से इंडिया गवर्नमेंट किसी स्टेट का नेम चेंज करती है, किसी स्टेट की बाउंड्री सीमा चेंज करती है, इसको हम देखेंगे। थोड़ा सा पानी। तो इंडिया गवर्नमेंट किसी राज्य का नेम बाउंड्री कैसे चेंज करती है, इसको हम लोग देखेंगे। किस प्रकार से परिवर्तन करती है, इसको समझेंगे। लेकिन जो परिवर्तन करती है सीमा बाउंड्री का, किसी राज्य का सीमा चेंज करती है, किसी राज्य की बाउंड्री चेंज करती है, नाम चेंज करती है, किस प्रकार से, ये बताने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं। आपकी कंट्री में जनरल स्टेट, सामान्य राज्य भी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान में यूनियन टेरिटरीज भी है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों के शासन कैसे चलते हैं, पहले इसको बता दूं, फिर प्रोसीजर पर डिस्कस करूंगा तो आप इजीली समझेंगे। देखिए, आज के डेट में जो हमारे कंट्री में जनरल स्टेट, सामान्य राज्य हैं, वहां पर व्यवस्था क्या है समझिएगा। जनरल स्टेट, सामान्य राज्य में एक लेजिस्लेचर, एक विधानमंडल होता है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद भी होती है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो ये तो हो गया जनरल स्टेट, सामान्य राज्य। ये जनरल स्टेट, सामान्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई। फिर से मैं बोल रहा हूं, जनरल स्टेट, सामान्य राज्य में एक होता है लेजिस्लेचर, या आप हिंदी में बोलेंगे विधानमंडल, और नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद होती है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, उस मंत्री परिषद का चीफ हेड होता है चीफ मिनिस्टर। और जनरल स्टेट में इतना ही नहीं, सामान्य राज्य में इतना ही नहीं, और भी एक गवर्नर, राज्यपाल होता है। तो यह व्यवस्था है जनरल स्टेट में। अब यूनियन टेरिटरी की बात हम लोग करते हैं। हमारे इंडिया कंट्री में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य जितने भी है, वहां पर क्या व्यवस्था है, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य में व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया। कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज, कुछ ऐसे संघ राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेचर हैं, और इनका एग्जाम्पल कौन है, दिल्ली एंड पुदुचेरी। और इन दोनों में, दिल्ली एंड पुदुचेरी में लेजिस्लेचर, विधानमंडल भी है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी है। बट अन्यों में लेजिस्लेचर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री नहीं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, किसी भी टेरिटरीज, भारत के किसी भी संघ राज्य में इतना ध्यान देना है
कि गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो जितने भी हमारे यहां जनरल स्टेट सामान्य राज्य हैं वहां पर एक गवर्नर यानी राज्यपाल, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य हैं वहां पर क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर। और इस प्रकार से जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य हैं, वो अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर होते हैं, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, डायरेक्ट। इसलिए हिंदी में इनको कहा जाता है संघ राज्य, हिंदी में इनको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश में अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर। और जनरल स्टेट के साथ ऐसा नहीं। तो आइए अब आप दोनों के शासन व्यवस्था, दोनों में डिफरेंसेस समझ गए। एक चीज और बता दूं, आप गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह मत समझिएगा कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ स्पेलिंग में अंतर है, इतना ही अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। आज समझिए, देखिए गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने का, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी जनरल स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी भारत का संविधान सामान्य राज्यों में राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का पावर प्रोवाइड किया है। बट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरीज नॉट अपॉइंटेड